हेलो डियर स्टूडेंट, अगेन वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 जो कि है ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको एक सिंगल वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। इससे पीछे भी मैंने कंटिन्यूस हर चैप्टर का वन शॉट वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसने नहीं देखा तो उसको जाके चेक कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 6 विच इज़ ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो सबसे पहले हम बात करें टॉपिक्स की कि इस चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक हैं या कौन से डिलीटेड हैं। तो टॉपिक्स अगर आप देखें तो सिंपली आपको मेंशन है ईएमआई, फैराडे के लॉज क्या है, इंड्यूस ईएमएफ के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज क्या हो सकते हैं, लेंज लॉ क्या है, एंड देन सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन का कंसेप्ट। हालांकि इसने बहुत छोटा लिख दिया, लेकिन पढ़ना हमें बहुत कुछ पड़ जाता है इस चक्कर में। इस साल जो डिलीटेड टॉपिक है इस चैप्टर से वो है एडी करंट का कंसेप्ट। तो एडी करंट हमें नहीं पढ़ना। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक फिनोमिना का नाम है। कौन सा फिनोमिना? देखिए, अगर तुमसे कहें कि कोई आपके पास एक सर्किट है या कोयल है, लेट अस सपोज ये कोई कोयल या कोई सर्किट है, इसमें कोई करंट वरंट नहीं है, खाली सर्किट है। तो अगर क्या करूँ मैं, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करूँगा तो इस सर्किट में या इस पर्टिकुलर कॉयल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ यानी वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा, और उसकी वजह से इसमें करंट फ्लो होगा। इस फिनोमिना को, जिसमें ईएमएफ या इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाता है बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, बाय वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, इसको ईएमआई कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। और इस चैप्टर में हम इसको डिटेल में समझने वाले हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में भी और दूसरी वेज में भी। लेकिन इसको समझने से पहले हमें एक कंसेप्ट को समझना पड़ेगा विच इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स। बिल्कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के जैसा। क्या? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू एनी एरिया नॉर्मली। कोई भी आपके पास सरफेस है, उसके नॉर्मली कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। सिंबल इसका फाई बी, जैसे इलेक्ट्रिकल में होता था फाई ई, बिल्कुल वैसे ही है। और फॉर्मूले की बात करें वही सेम, बी इंटू ए इंटू कोस ऑफ थीटा। यहाँ पर बच्चों इसको तुम बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकते हो। तो यहाँ ये जो एंगल है ये है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल। तो एरिया वेक्टर क्या होता है? सरफेस के हमेशा नॉर्मल जो होता है उसको एरिया वेक्टर हम लेते हैं। और अगर कहीं पर क्लोज सरफेस है या हम उसका छोटा पार्ट कंसिडर कर रहे हैं तो टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हम बच्चों बी डॉट ए इस तरह से भी लिख देते हैं, ठीक है, बी डॉट सॉरी डी ए। सो किस तरह की क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज आप देख पा रहे हो दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट है। जब भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है तो आंसर हमेशा एक स्केलर होता है। यूनिट की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो बन गया टेस्ला मीटर स्क्वायर, जिसको हम वेबर भी बोल देते हैं। तो वेबर इसका ऐसा यूनिट होता है। अब बात करें फ्लक्स की वैल्यूज़, तो जनरली देखिए थीटा अगर जीरो है, इसका मतलब बी और ए दोनों एक ही डायरेक्शन में है। सो उस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है बच्चों हमें मिलता है मैक्सिमम, क्योंकि सारी की सारी लाइनें उसके अंदर से पास होती है। और अगर हम बात करें 180 एंगल है तो समझ लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड एरिया वेक्टर के जस्ट अपोजिट है। इस केस में मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलता है माइनस ऑफ बी ए, है तो ये भी मैक्सिमम वैल्यू बट अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन का यहाँ सेंस क्या है? जस्ट प्लस माइनस को आप ऐसे समझ सकते हो कि किसी एरिया में से अगर फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं हम उसको जनरली पॉजिटिव फ्लक्स बोल देते हैं, और अगर उसमें एंटर कर रही है तो उसको हम नेगेटिव फ्लक्स बोल देते हैं। थीटा इज जीरो तो फ्लक्स की वैल्यू बच्चों जीरो मिल जाएगी, बिकॉज कोस 90 जीरो होता है। इस केस में फ्लक्स लिंक ही नहीं कर रहा। अब क्वेश्चन आता है यार, इस फ्लक्स को कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं? तो जैसा कि तुम फ्लक्स का फॉर्मूला देखो, B इंटू ए इंटू कोस ऑफ थीटा, तो तुम अगर B का वैल्यू चेंज करो, मैग्नेटिक फील्ड किसी तरह से चेंज करो तब भी फ्लक्स चेंज होगा, एरिया को चेंज करो तब भी फ्लक्स चेंज होगा, या आप थीटा को चेंज करो, ओरिएंटेशन को चेंज करो, प्लेट को घुमा दो, उसका एंगल जो बन रहा है उसको चेंज कर दो। तो ये तीन डिफरेंट वेज हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने के लिए। अब फिर से सुन लेना, मैग्नेटिक फ्लक्स एक टर्म है जो इंडिकेट करता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी एरिया नॉर्मली। एक सोर्स होगा जो फील्ड को क्रिएट करेगा, एक दूसरा कोई ऑब्जेक्ट या कोई सरफेस होगा जिसको फील्ड मिलेगा। तो ये फ्लक्स का कंसेप्ट है, ये दूसरे सरफेस के लिए जिसको फील्ड लाइंस मिल रही है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है बच्चों, माइकल फेराडे ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, उनमें से कुछ पार्ट आपको आपकी बुक में जो है, ठीक है। हालांकि एक्सपेरिमेंट इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इसका रिजल्ट जो है इसके बेसिस पे जो लॉज आए थे हमें उसको ही मेनली डिस्कस करना है। बट क्या था फेराडे के एक्सपेरिमेंट में? उसने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए, उनमें से कुछ पार्ट है। जैसे फर्स्ट उसने एक कॉइल लिया, खाली कॉपर का वायर है ये C1 नाम से कॉइल, उसको एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। खाली गैल्वेनोमीटर है, कोई सोर्स नहीं है इलेक्ट्रिक करंट का इसके अंदर।
लेकिन क्या करें, जब हम उसके पास एक मैग्नेट को रख के मूव करें तो क्या देखा, जब उस मैग्नेट को उसके कॉइल के पास लेके जाएं या दूर लेके जाएं, दोनों ही केसेस में ये जो गैल्वेनोमीटर है ये डिफ्लेक्शन शो करता है, यानी करंट इंडिकेट करता है। अगर लेट अस सपोज इस मैग्नेट को, इस नॉर्थ पोल को अगर कॉइल के पास लेके जाएं, गैल्वेनोमीटर ने राइट साइड में डिफ्लेक्शन शो किया, तो इस मैग्नेट को दूर लेके जाने से वही गैल्वेनोमीटर लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, यानी चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ दिस मैग्नेट, उसने क्या किया, डिफ्लेक्शन को चेंज कर दिया, करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दिया। और अगर जब वो उस मैग्नेट को मूव करना रोक देता था तब कोई करंट इंड्यूस नहीं होता था। फिर सोचा गया यार ऐसा क्यों, हम मैग्नेट और कोयल को जब दोनों में से किसी को भी मूव करवा सकते हैं, जरूरी नहीं सिर्फ मैग्नेट को करो, कोयल को भी कर सकते हैं। इससे एक्चुअल में हो क्या रहा है, तो देखो मैग्नेट से कुछ फील्ड लाइंस निकलती हैं, जब तुम मैग्नेट को पास ला रहे हो तो इनडायरेक्टली तुम उसकी फील्ड लाइंस जो है इस पर्टिकुलर कोयल का ये जो एरिया है बच्चों, देखो ये ठीक है, इसका एरिया वेक्टर, लेट अस सपोज बच्चों ये एरिया वेक्टर है इसका, तो इसमें से फील्ड लाइंस पास हो रही है, तो इस पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होंगी जब मैग्नेट को पास लाओगे, इट मीन इनडायरेक्टली हम फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं। किसका फ्लक्स, इस C1 कोयल को मिलने वाला फ्लक्स चेंज कर रहे हैं। तो फ्लक्स चेंज होने से वो फ्लक्स इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है, पास लाने से इंक्रीजिंग है, दूर लाने से डिक्रीजिंग है, दोनों ही केसेस में फ्लक्स चेंज हुआ जिसने इसमें करंट को इंड्यूस किया। तो करंट को इंड्यूस करने के लिए फ्लक्स होना जरूरी है या चेंज इन फ्लक्स होना जरूरी है, चेंज इन फ्लक्स होना जरूरी है। मैग्नेटिक फील्ड सफिशिएंट नहीं है, उस फील्ड का चेंज होना कंपलसरी है। तो दूसरी एक्सपेरिमेंट में उसने अगेन क्या काम किया, बस मैग्नेट की जगह एक कोयल को रखा, सेम वही एक्टिविटी परफॉर्म की। तो सोचो बच्चों, ये जो मैग्नेट है ये भी तो अपने आप में एक बार मैग्नेट है, ये भी तो फील्ड क्रिएट करती है। तो सेम जब हम इसको मूव करते हैं पास में या दूर लेके जाएं, अगेन ये डिफ्लेक्शन शो करता है, वही सेम सीन कि इसने जो फील्ड क्रिएट किया, दूसरी कोयल को वो फील्ड मिला, दूसरे के लिए वो फ्लक्स है, तो दूसरे को मिलने वाला फ्लक्स अगर चेंज हो रहा है तो उसमें करंट इंड्यूस होगा या ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। और एक चीज़ देखिए कि जितना फास्ट मैग्नेट को या कोयल को मूव करते हैं उतना ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होता है या उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होता है। थर्ड में उसने क्या किया, एक कोयल जो लिया उसको मूव नहीं करवाया, उसको स्टेशनरी रखा, जस्ट जब की को ऑन किया उस छोटे से मोमेंट के ड्यूरेशन में गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया, फिर रुक गया। इसका क्या मीनिंग है, जैसे ही हम की को यहाँ पर इसको प्रेस करते हैं, इस सर्किट को क्लोज करते हैं, तो जो कोयल C2 है इसमें करंट नहीं था, एकदम से करंट आया तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो गया। तो उस थोड़ा सा ड्यूरेशन जब मैग्नेटिक फील्ड 0 से मैक्सिमम हुआ, उस दौरान इसको मिलने वाला फ्लक्स चेंज हुआ, इसलिए ईएमएफ इंड्यूस हुआ और करंट शो किया। लेकिन थोड़ी देर बाद जब इसका फील्ड कांस्टेंट हो गया तो कोयल C1 को मिलने वाला फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, ईएमएफ इंड्यूस नहीं हुआ, करंट फ्लो नहीं हुआ। तो कंक्लूजन यही निकला कि ईएमएफ इंड्यूस करवाने के लिए या करंट इंड्यूस करवाने के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना ज़रूरी है। ये कंक्लूजन फैराडे ने कैलकुलेट किए और उसी के बेसिस पे बना दिए दो लॉज, विच इज़ फैराडेज लॉज ऑफ मोशन, फैराडेज लॉज ऑफ ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पहला लॉ क्या कहता है, भी देखो, कहते हैं जब तक फ्लक्स चेंज होगा किसी सर्किट का, किसी सर्किट को मिलने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो जब तक चेंज होगा तब तक उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, और जैसे ही तुम फ्लक्स को चेंज करना बंद कर दोगे तो ईएमएफ नहीं रहेगा, या फिर ईएमएफ तब तक रहेगा जब तक चेंज इन फ्लक्स है। whenever amount of magnetic flux linked with the circuit changes and EMF is induced in the circuit, और ये EMF रहता कब तक है, this EMF lasts so long as the change in magnetic flux continues, जब तक फ्लक्स चेंज होगा EMF रहेगा। सेकंड जो लॉ था ये थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्मूला देता है तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। क्या कहा इसने, कहते हैं जो EMF इंड्यूस हुआ फ्लक्स के चेंज होने से, तो उसका जो वैल्यू अगर तुम देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर हम मैग्नेट को फास्ट मूव करें या स्लो मूव कर रहे हैं, उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है वो चेंज होगा। फास्ट मूव करने से रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इंक्रीज हुआ, स्लो मोशन से रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है वो कम हो गया। तो जो ईएमएफ का वैल्यू है वो डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, कांस्टेंट आता है के, और इस के का वैल्यू 1 ही मिलता है बच्चों सभी यूनिट्स में। सिंपली यू कैन राइट इट एज E इज इक्वल्स टू d∅/dt। तो हो सकता है किसी क्वेश्चन को करते टाइम तुम्हें बच्चों इस फ्लक्स का वैल्यू दे दे इन टर्म ऑफ टाइम, तो तुम टाइम के साथ डिफरेंशिएट करके ईएमएफ निकाल सकते हो सकता है कहीं पर आपको चेंज इन फ्लक्स इनिशियल और फाइनल फ्लक्स दे रखा हो, देन यू कैन यूज द फॉर्मूला d∅, यानी चेंज इन फ्लक्स इज इक्वल्स टू बाद वाला यानी फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स बाई टाइम। ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड इफ देर आर एन नंबर ऑफ टर्न्स, अगर आपसे बोल दे कि भाई जो कोयल है जिसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसके अंदर एन टर्म्स हैं, तो ये फॉर्मूला सिंपली एन d∅/dt हो जाएगा, यानी आप नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दोगे, जस्ट छोटा सा काम करना है।
एंड बच्चों ये जो था ये फेराडे का सेकंड लॉ था, इस पे सिर्फ मैग्नीट्यूड का कंसेप्ट था, इसने उसकी डायरेक्शन वगैरह का कुछ नहीं बताया। लेकिन बाद में एक और लॉ आया लेंज लॉ, उसने प्रॉपर साइन दिया। तो यानी अगर यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड नहीं एग्जैक्टली लिखें तो यहाँ पर एक्चुअल में फॉर्मूले में माइनस का साइन आता है। इन नेगेटिव साइन इंडिकेट क्या करता है, कहता है भी देखो जिस चेंज इन फ्लक्स ने ईएमएफ को इंड्यूस करवाया, अब वही ईएमएफ उसका अपोज करता है, ये अपोजिशन को इंडिकेट करता है। तो ये नेगेटिव साइन आया था बाय लेंज लॉ। अब लेंज लॉ को समझते हैं भाई क्या है ना। उससे पहले थोड़ा सा एक दो काम और, अगर मान लीजिए ये कोई कॉइल है बच्चों इस तरह से, और हम इसके पास एक मैग्नेट को मूव कर रहे हैं, ठीक है, पास ला रहे हैं या दूर ला रहे हैं व्हाटएवर, तो क्या होगा इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस होने का मतलब कि इसके एंड्स, लेटर से ये दो एंड है एक्स और वाई, इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला हमें पता है एन डी फाई बाई डी टी। अब उस ईएमएफ की वजह से सर्किट में करंट फ्लो करेगा, सर्किट में करंट फ्लो करेगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, सिंपली अगर सर्किट का या इस कोयल का जिसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ उसका रेजिस्टेंस आर है, तो क्या ईएमएफ को हम करंट इनटू रेजिस्टेंस लिख दें। सर बिल्कुल लिखा जा सकता है करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो क्या यहाँ से मैं इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू निकालूं विच इज़ एन बाई आर इंटू डी फाइव बाई डी टी। ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं हम इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर आर क्या है, उस कोयल जिसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ उसका रेजिस्टेंस। अगर नंबर ऑफ टर्न सिंगल है तो यहाँ आप एन को 1 पुट कर दो। अब जब करंट इंड्यूस हुआ तो एक्चुअल में चार्ज फ्लो हुआ, तो कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हुआ वो भी निकाल सकते हैं बच्चों सिंपली। तो क्या इस आई को हम डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हैं। सो इट्स एन आर इंटू डी फाइव बाई डी टी। सो डी टी ने डी टी को मार दिया, तो अमाउंट ऑफ चार्ज जो उस थोड़े से ड्यूरेशन में फ्लो किया उसका फॉर्मूला हमें मिल गया। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज़ फ्लोइंग बिकॉज ऑफ इंड्यूस्ड करंट। नाउ लेंज लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनता है देखिए वो भी समझना जरूरी है, क्योंकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है लेंज लॉ से। सबसे पहले देखो लेंज लॉ इनडायरेक्टली ये बताता है कि भाई जो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना, ये बहुत ही धोखेबाज है या दगेबाज है। जिसने इसको बनाया ये उसी का अपोज करेगा, बिल्कुल जिसने इसको बनाया उसी का अपोज करना है। तो ये लोग क्या कहते हैं, इसको समझते हैं पहले एग्जाम्पल से, फिर हम इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकल समझते हैं। सो लेट अस सपोज हमारे पास एक कॉइल है, खाली कॉपर वायर है, इसमें तो आप करंट की डायरेक्शन देख रहे हो, सपोज ये हमें नहीं पता, ये जस्ट एक वायर है। तो हम एक मैग्नेट के नॉर्थ पोल को लेट अस सपोज उसके पास लेके जा रहे हैं ऐसे। तो मैग्नेट के नॉर्थ पोल को पास लेके जा रहे हैं तो उस कोयल को मिलने वाला फील्ड इंक्रीज हो रहा है, उसको नॉर्थ पोल से जो फील्ड मिल रहा है वो इंक्रीज हो रहा है। तो नॉर्थ पोल के पास आने से इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, बिल्कुल होगा, और अगर ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो इसमें करंट फ्लो करेगा। लेंज लॉ ने क्या कहा, भाई देखो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ उसकी वजह से जो करंट फ्लो हुआ वो अपोज करेगा जिसने उसको क्रिएट किया। क्या नॉर्थ पोल के पास आने से इसमें करंट इंड्यूस हुआ तो ये नॉर्थ पोल को पास आने से रोकेगा। अगर नॉर्थ पोल के दूर जाने से इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ, करंट फ्लो हुआ, तो ये नॉर्थ पोल को दूर जाने से रोकेगा। वही बात होगी, पास आ रहा है तो आने नहीं दे रहा, दूर जा रहा है तो जाने नहीं दे रहा, अपोज करना है इसने। इस तरह का सिस्टम है। तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल पढ़ते हैं। कहते हैं पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट, ईएमएफ की पोलैरिटी कुछ इस तरह से होती है कि उससे बनने वाला जो करंट है ना वो अपोज करता है किसका, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दैट प्रोड्यूस्ड इट। जिस फ्लक्स के चेंज ने उसको बनाया ये उसी का अपोज करता है। इसकी दूसरी स्टेटमेंट आप ऐसे पढ़ सकते हो, जो आपको ईजी लगे वो लिख सकते हैं। इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस्ड इन अ सर्किट फ्लोज, इंड्यूस करंट कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो करता है कि वो अपोज करेगा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का जिसने उसको बनाया। दोनों सेम ही चीज़ है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। सो इसको मैथमेटिकली लिखें तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू माइनस का डी फाइव बाई डी टी। यहाँ पर ये जो नेगेटिव साइन है बच्चों, ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, अपोज को इंडिकेट करता है कि जिसने उसको बनाया उसी का अपोज हो रहा है। तो देखो नॉर्थ पोल अगर पास आ रहा है तो उसको पास आने से कैसे रोका जा सकता है, अगर ये कोयल भी अपना इस साइड नॉर्थ बना ले, तो अगर ये नॉर्थ बना रहा है तो बच्चों इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा। तो इंड्यूस्ड करंट का जो डायरेक्शन होगा बच्चों, इंड्यूस्ड करंट का वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। वहीं इस मैग्नेट से नॉर्थ दूर जा रहा है तो उसको दूर जाने से रोकना है, तो नॉर्थ को दूर जाने से साउथ रोक सकता है, तो ये अपना इस साइड को साउथ पोल के जैसे बना लेगा, इट मीन करंट इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा। एक दो एग्जाम्पल है तुम्हारे लिए जिससे तुम इजिली समझ पाओ।
देखो सबसे पहले इन सब एग्जांपल में मैंने कॉइल्स दिखा रखी हैं और मैग्नेट्स का मोशन दिखा रखा है, और आप ये लाइन से एक्सिस भी आइडिया लगा सकते हो। अगर डॉटेड लाइन यहाँ पर है तो इट मीन आप इस साइड से इसको देख रहे हो बच्चों, ये आपका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। इस डॉटेड लाइन से आपको पता लग जाता है अंदर है, ठीक है। तो नॉर्थ पोल अगर पास आ रहा है तो मुझे बताओ लेंस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। नॉर्थ पास आ रहा है तो भाई ये उसका अपोज करे, तो ये कैसे अपोज करेगा, जब ये भी नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा। तो नॉर्थ की तरह बिहेव कर रहा है तो करंट इसमें एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा, तो ये इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन हुआ। वहीं अगर एक नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो उसको दूर जाने से रोकना है, तो ये साउथ पोल का जैसा बिहेव करेगा, तो करंट इसमें क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। वहीं अब साउथ पास आ रहा है तो पास आने से रोकना है तो साउथ बन जाएगा, तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो है बच्चों क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। वहीं साउथ दूर जा रहा है उसको रोकना है तो नॉर्थ बन जाएगा, जिससे करंट हुआ इस पर एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन तुम बता सकते हो। सिर्फ यही नहीं, और भी कई तरह के एग्जाम्पल्स हैं जो समझने बहुत ज़रूरी हैं। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एक स्टेट वायर है, उसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा है आई, उसके बिल्कुल साथ में दो सर्कुलर लूप रखे हैं, ये सेम प्लेन पे हैं तीनों। तो होगा क्या, इसमें करंट जाएगा तो वायर में करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो जनरली मैं मैग्नेटिक फील्ड अगर रिप्रेजेंट करूँ इस वायर का, तो क्या बच्चों इसका मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से होगा। भाई देखो वायर में करंट ऊपर है तो राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करते हैं, तो इस तरफ इसका मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस टाइप का होना चाहिए। इस वायर का फील्ड बना रहा हूँ मैं, ये जो और इस तरफ ये जो फील्ड है वो डॉट टाइप का बनाएगा ऊपर की तरफ, क्योंकि सर्कुलर लूप होंगे एक्चुअल में। तो इसके कुछ ऐसे समझो, इसका सर्कुलर लूप ऐसे बन रहा है बच्चों, ये क्रॉस इंडिकेट कर रहा है अंदर जा रहा है, ये डॉट इंडिकेट कर रहा है बाहर आ रहा है, ऐसे लूप बन रहे हैं, ये फील्ड को इंडिकेट कर रहा है। तो तीन कंडीशंस में मैंने पूछा। पहला, अगर इस वायर में करंट कांस्टेंट जा रहा है तो पी और क्यू में करंट इंड्यूस की डायरेक्शन बताओ। तो बच्चों अगर करंट कांस्टेंट है तो दोनों लूप को फील्ड तो मिलेगा, लेकिन जो बी मिलेगा बच्चों वो कांस्टेंट मिलेगा। अगर बी कांस्टेंट है तो तुम्हें पता है फ्लक्स कांस्टेंट होगा, और अगर फ्लक्स कांस्टेंट है तो ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो, ठीक है। करंट इंड्यूस्ड जीरो, करंट इंड्यूस ही नहीं होगा दोनों में। दूसरा केस, अगर करंट जा रहा है वो इंक्रीज हो रहा है, तो सोचो अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो फील्ड भी इंक्रीज होगा। अगर आई इंक्रीज हो रहा है तो बच्चों बी इंक्रीज होगा, है ना। अब सोचो जरा, इस पी लूप की बात करता हूँ, फॉर पी। तो बच्चों क्या इस पी लूप में से जो डॉट है वो इंक्रीज होंगे। भाई फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो ये जो डॉट है बच्चों, ये जो डॉट है वो इंक्रीज होंगे। तो आपको पता है लेंस लॉ क्या कहता है कि भी जो काम हो रहा है उसका अपोज करना है। तो अगर पी में से डॉट इंक्रीज हो रहे हैं तो उसको कम करने के लिए ये अपना फील्ड कैसा बनाएगा, ये अपना फील्ड क्रॉस जैसा बनाएगा। क्रॉस जैसा बनाने का मतलब साउथ पोल, साउथ पोल का मतलब कि उसमें जो करंट है वो क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, इंड्यूस्ड। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों क्यू लूप की बात करता हूँ, क्या इसमें से क्रॉस पास हो रहे हैं, बिल्कुल पास हो रहे हैं। और अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो जो क्रॉस है वो इंक्रीज हो रहे हैं। अगर क्रॉस इंक्रीज हो रहा है तो उसका अपोज करना है, तो क्रॉस को रोकने के लिए अपना फील्ड डॉट जैसा बनाएगा, और डॉट जैसा बनाने का मतलब नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, तो करंट जो है वो इसमें एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। तो डिक्रीजिंग वाला तुम कर सकते हो, तुम्हारे लिए है, डू योर सेल्फ। बिल्कुल इसका अपोजिट होना है वैसे तो, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये। अभी और भी कई वैरायटी के क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे अच्छे हैं। सो नेक्स्ट क्या है, हमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बतानी है हर एक लूप में। जैसे देखो, पहला ये लूप, दूसरा ये, तीसरा ये, इस लूप को फील्ड के अंदर लेके आ रहे हैं। तो क्या इस लूप के लिए जो क्रॉस है बच्चों वो इंक्रीज हो रहा है। बिल्कुल सर, क्रॉस इंक्रीज हो रहा है। तो अगर क्रॉस इंक्रीज हो रहा है तो ये उसका अपोज करेगा, क्रॉस को डिक्रीज करने के लिए क्या करेगा, अपना फील्ड डॉट जैसा बनाए। डॉट जैसा बनाना मतलब नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज यानी इस डायरेक्शन में इसमें करंट फ्लो करेगा। ऐसे ही दूसरे इस लूप की बात करें, ये फील्ड से बाहर जा रहा है, इट मीन इसका जो क्रॉस है बच्चों वो डिक्रीज होगा। क्रॉस डिक्रीज हो रहा है, अब उसका अपोज मतलब क्रॉस को इंक्रीज करवाओ, तो ये अपना फील्ड भी बच्चों क्रॉस जैसा बनाएगा, यानी साउथ पोल। साउथ पोल का मतलब इसमें करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो ए बी सी डी इस तरह से। ऐसे ही इसको लूप से बाहर लेके जा रहे हैं, अगेन बच्चों इसको क्रॉस मिल रहे हैं लेकिन वो डिक्रीज हो रहे हैं, तो क्या करेगा, ये अपना फील्ड भी क्रॉस जैसा बनाएगा ताकि उसको रोक सके। तो क्रॉस का बना रहा है तो ये साउथ पोल, साउथ पोल तो क्लॉकवाइज, ए सी बी ए, इस तरह से करंट जाएगा, सी बी ए ऐसे भी बोल सकते हो। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें और तुम्हें ऐड करना चाहूँ कि अगर कोई लूप फील्ड के अंदर अंदर ही मूव कर रहा है, सिर्फ इनसाइड ओनली, तो उसमें करंट इंड्यूस नहीं होगा बच्चों। रीज़न, क्योंकि फ्लक्स चेंज ही नहीं होगा उसके लिए, ठीक है।
एक क्वेश्चन और आपका इस साइड में रखा हुआ है, ये क्या है, इन विच केस इंड्यूस्ड ईएमएस इज वेरिएबल। वेरिएबल का मीन क्या बच्चों, देखो जब इसमें से ये लूप बाहर जाएगा तो फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है, इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, लेकिन सोचो जब ये बाहर जाएगा तो पहले इसका इतना सा पार्ट बाहर आया, यानी एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बाहर आएगी, फिर थोड़ा सा रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का साइज बढ़ जाएगा, फिर रेक्टेंगुलर साइज का स्ट्रिप बढ़ जाएगा, फिर बढ़ जाएगा, लेकिन वो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप से ही रहेंगी। लेकिन इस केस में जब फील्ड आएगा बाहर तो पहले इतना सर्कुलर आर्क बनेगा, फिर सर्कुलर आर्क का साइज थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, फिर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, यानी टाइम के साथ जो चेंज इन एरिया है वो अलग अलग है, तो जिससे चेंज इन फ्लक्स अलग अलग होगा। इस केस में क्या होगा, जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का होगा, इस केस में वेरिएबल का होगा। रीज़न क्योंकि एरिया टाइम के साथ चेंज हो रहा है। अगर यहाँ एलिप्स बोलता तो भी चेंज होता और यहाँ पर अगर स्क्वायर बोलता तो भी कांस्टेंट रहता। क्वेश्चन नंबर या एग्जांपल नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरह से एक लूप है, उसके इस साइड में प्लेट ए है, इस साइड प्लेट बी है, और दो मैग्नेट्स का मोशन दे रखा है और आपसे पूछा ए और बी की पोलैरिटी बताओ क्या होगी, है ना। तो देखो सबसे पहले बच्चों ये डॉटेड लाइन दिख गया तो समझ लो हम इस साइड से इसको देख रहे हैं, ईजी हो जाएगा क्वेश्चन। तो अगर हम साउथ को पास ला रहे हैं तो भाई लेंस लो क्या कहते हैं कि साउथ पास आ रहा है तो उसका अपोज करें, तो साउथ जैसा ही बिहेव करेगा रोकने के लिए। अगर साउथ जैसा बिहेव कर रहा है तो बच्चों करंट ऐसे फ्लो करेगा, है ना। करंट होता क्या है, करंट होता है फ्लो ऑफ बच्चों पॉजिटिव चार्ज, तो यानी पॉजिटिव चार्ज इस वायर का सारा इधर जाएगा ऐसे, तो सारा पॉजिटिव चार्ज आएगा इधर, इधर किस पे आ जाएगा, प्लेट ए पे प्लस का आ जाएगा, और बी से अगर पॉजिटिव चीज़ जा रही है तो ये नेगेटिव बन जाएगी। तो इनडायरेक्टली अगर आपसे बोला जाए तो ए हमारा पॉजिटिव पोलैरिटी का हो जाएगा, बी हमारा नेगेटिव पोलैरिटी का, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन है क्या, सिचुएशन है क्या, हमें ईएमएफ को प्रोड्यूस करना है या इंड्यूस करना है, तो कितने तरीके पॉसिबल हैं और जितने भी पॉसिबल वेज हैं उनके एग्जांपल से या क्वेश्चन से हम डिस्कस करेंगे। देखो इनमें से कुछ टॉपिक जो हैं वो डायरेक्टली मेंशन नहीं है, लेकिन एग्जांपल या किसी क्वेश्चन की फॉर्म में आपको बुक में मिल जाएगा। तो हमने ये सीखा हुआ है यार, या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करें या थीटा चेंज करें या एरिया चेंज करें, इन सब से ईएमएफ इंड्यूस हो सकती है। तो केस नंबर 1, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें वो कैसे चेंज होगा, तो हमने एग्जांपल लिया, एक सोलेनोइड है, ठीक है, जिसका रेडियस ए है, और इस सोलेनोइड में एक करंट फ्लो कर रहा है आई, और इस सोलेनोइड को एक बड़े सर्कुलर लूप में रख रखा है और उसकी रेडियस है बच्चों बी, बी इज ग्रेटर देन ए। अब मुझे एक बात बताओ, अगर इस सोलेनोइड में करंट हम फ्लो करवाएं तो ये एक फील्ड क्रिएट करेगा, और वो फील्ड जो है बच्चों इस सोलेनोइड के अंदर वाले रीजन में होगा। अगर मैं तुम्हें यहाँ पर फील्ड होगा इस रीजन में, तो ये वाला फील्ड बड़े लूप में से भी तो पास हो रहा है, तो बड़े के लिए फ्लक्स का काम करेगा, तो इनडायरेक्टली बड़े लूप को फ्लक्स मिल रहा है छोटे लूप से, सोलेनोइड से। अगर ऐसा है तो क्या ईएमएफ इंड्यूस होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन करंट। अगर करंट चेंज होगा तो फील्ड चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, तब ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो आपसे कह दिया कि अगर करंट जो है विच इज़ आई इज इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी, भाई इस तरह का करंट देखो तो इसमें टी आ रहा है, इसका मतलब जो बी है ना वो फंक्शन ऑफ टाइम है, चेंजेस विद टाइम, यानी टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो अगर करंट चेंज हो रहा है तो भाई ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है। बहुत ईजी है इस क्वेश्चन को करना। तो सबसे पहले मुझे बताओ, करंट सोलेनोइड में जा रहा है तो सोलेनोइड का फील्ड कितना हुआ, सोलेनोइड का जो फील्ड होगा बच्चों वो होगा, अगर मैं इसको बी लिखता हूँ तो क्या वो होगा म्यू नोट नंबर ऑफ टर्न्स इस सोलेनोइड की डिवाइड बाय इसकी लेंथ, या सिंपली इसको म्यू नोट एन इंटू करंट आई लिख दूँ, और आई की वैल्यू हमें पता है म्यू नोट एन इंटू आई नोट साइन ओमेगा टी। ये हमने सोलेनोइड का फील्ड रख दिया। सोलेनोइड का फील्ड बच्चों इतने इतने रीजन के अंदर है इस, तो ये फील्ड दूसरी कोयल को भी मिल रहा है, तो दूसरे के साथ लिंक्ड फ्लक्स बताओ, फ्लक्स लिंक्ड विद एक्स कोयल, जो बड़े वाली कोयल है उसका फ्लक्स क्या होगा, तो फ्लक्स का सिंपल फॉर्मूला होता है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड हमने अभी भी लिखा म्यू नोट एन आई नोट साइन ओमेगा टी इंटू एरिया। बच्चों यहाँ ध्यान देने वाली बात है, एरिया कौन सा लें, क्या पूरा लें, नहीं भाई देखो सिर्फ इतनी इतनी जगह में से फील्ड पास हो रहा है तो हम एरिया इस पार्ट का लेंगे, तो हमने लिखा पाई इंटू स्मॉल ए स्क्वायर, ये आ गया फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। लेकिन सर हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ बताना है, तो बहुत आसान है यार इंड्यूस्ड ईएमएफ बताना, वो तो होता है डी फाई बी बाई डी टी। देखो अगर मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ अदरवाइज माइनस आता है फॉर्मूले में, सो सिंपली डिफ्रेंशिएट करना है हम इस फंक्शन को, तो इसको म्यू नोट एन आई नोट साइन ओमेगा टी इंटू पाई ए स्क्वायर,
तो बच्चों जो चीज़ कांस्टेंट से बाहर निकाल लेते हैं, म्यू नोट एन आई नोट पाई ए स्क्वायर बाहर आया, साइन ओमेगा टी का विद रिस्पेक्ट टू टी करते हैं बच्चों, साइन का आपको पता है माइनस का कोस ओमेगा टी मल्टीप्लाई बाई ओमेगा, ठीक है। सो आपके पास आ गया माइनस। अच्छा फिर माइनस लगा ही देते हैं, मैग्नीट्यूड ना लगा के पूरा ही लिख देते हैं बच्चों, क्योंकि एक माइनस और आ जाएगा बाद में, कैंसिल हो जाएगा नहीं, ठीक है। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो कुल मिला के आ गया म्यू नोट एन आई इंटू ओमेगा इंटू पाई इंटू ए स्क्वायर इंटू कोस ऑफ ओमेगा, ठीक। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला बन गया जो हमें चाहिए था। अब फॉर्मूला देखिए, घबराना मत, क्योंकि हमसे सिर्फ पूछा था भी कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, आंसर आपको अच्छा लगे ऐसा ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपसे इंड्यूस्ड करंट पूछे तो क्या करना, इस ईएमएफ को रेजिस्टेंस ऑफ द कोयल से, जिसमें करंट बना है, उससे डिवाइड कर देना, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इंड्यूस्ड करंट। नेक्स्ट बच्चों एक एग्जांपल है जिसमें हम एंगल को चेंज कर रहे हैं। तो लेट अस सपोज हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, एल लेंथ है, बी उसका ब्रेड्थ है, उसको हम ओमेगा से, जैसे मोबाइल फोन है लेट अस सपोज, ऐसे हम इसको घुमा रहे हैं, इस तरह से घुमा रहे हैं हम इसको, ठीक है, फील्ड के अंदर ओमेगा से। तो इनिशियली मान लीजिए एरिया वेक्टर कुछ भी होगा तो उसका एंगल चेंज होगा, जनरल सी बात है इसके अंदर, बी कॉन्स्टेंट है इसके अंदर। तो हम इंड्यूस्ड ईएमएफ बताएं, तो किसी इंस्टेंट पे लेट अस सपोज जो एंगल है बच्चों, एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा, मान लो थीटा एंगल बन रहा है, तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स सर होगा बी इंटू ए इंटू कोस ऑफ थीटा। तो क्या मैं बी इंटू ए इंटू कोस थीटा को क्या लिख सकता हूँ, देखो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा को थीटा बाई टी लिखा जा सकता है, तो यहाँ से थीटा आ गया ओमेगा इंटू टी, तो मैंने इसको लिख दिया ओमेगा इंटू टी, या फ्लक्स। लेकिन तो सर हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहिए, वो होता है माइनस का डी फाई बी बाई डी टी, तो माइनस का डी बाई डी टी, फ्लक्स का वैल्यू आपको पता है बी ए कोस ओमेगा टी। इस बार डिफ्रेंशिएशन करना है, माइनस का बी ए एज इट इज आया, कोस का बन जाता है बच्चों माइनस का साइन ओमेगा टी और मल्टीप्लाई बाई ओमेगा। अच्छा इससे पीछे वाले एक्सप्रेशन में ठीक लिखा था, हाँ ठीक था वो भी बच्चों, और साइन का डिफ्रेंशिएशन प्लस आता है यार, इधर ध्यान ही नहीं दिया हमने, ये प्लस आता है तो ये माइनस ओवरऑल आ जाएगा, ठीक है, अगर हम पूरा एज इट इज़ लिखें, साइन का डिफ्रेंशिएशन प्लस कोस ही आता है, तो यहाँ पर हमारा कोस है तो माइनस आया, ठीक है। अब इसको प्लस कर देते हैं, ये आया बच्चों बी इंटू ए इंटू ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी, तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला बन गया इस केस में। फिर से जैसा फॉर्मूला है चलें तो कोई दिक्कत नहीं, हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इंड्यूस करंट निकालें तो वही आर से रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट टॉपिक है जो प्रॉपर मेंशन है बुक के अंदर, विच इज़ मोशनल ईएमएफ। देखो मोशनल ईएमएफ नाम से समझ रही होगी, बात तो ईएमएफ की हो रही है, लेकिन वो ईएमएफ शायद किसी के मोशन की वजह से होगा। तो ईएमएफ प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग अ कंडक्टर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, आप किसी कंडक्टर का मोशन करवा रहे हो यार, तब ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, दैट्स वाई इसको हम मोशनल ईएमएफ बोलते हैं। तो हमने एक इस तरह से बच्चों रोड कंसिडर कर लिया पी क्यू लेंथ का, जो मूव कर रहे हैं वी वेलोसिटी से किसी बी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो अब ऐसा अगर है तो इस रोड के बच्चों ये जो दो एंड्स हैं, ये इस रोड के जो दो एंड्स हैं, लेट अस से ये पी एंड हुआ, ये क्यू एंड हुआ, तो इन दोनों एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, एक काइंड ऑफ बैटरी बन जाएगी ये, और अगर ये एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्टेड है तो उसमें करंट फ्लो करेगा। तो हम उसको ड्राइव करते हैं कि इस रोड के जो दोनों एंड्स हैं इसके अक्रॉस कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसको ड्राइव करने के दो अलग अलग मेथड हैं, दोनों ही एनसीईआरटी में गिवन है, इसलिए हमें इसको पढ़ना पड़ेगा। पहला है यूजिंग फैराडे लॉ। तो हमने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर कंडक्टर बना लिया पूरा पी क्यू आर एस, जिसमें से पी क्यू साइड मूवेबल है और हम मूव कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट फ्रिक्शनलेस हम मान रहे हैं इसमें, ताकि एनर्जी वगैरह लॉस ना हो। तो लेट अस सपोज इस पी क्यू रोड को वी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। अब किसी इंस्टेंट पे ये रोड मान लो x डिस्टेंस पे है एस आर से, तो एरिया कितना होगा इसका, लेंथ इंटू ब्रेड्थ एल इंटू एक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा मैग्नेटिक फील्ड बी इंटू एरिया, एरिया है एल इंटू एक्स, ठीक है। किसी इंस्टेंट का निकाला है मान लो इसको जो मूव कर रहे हैं, तो हमें तो सर इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहिए, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है माइनस का डी फाई बाई डी टी, माइनस एज इट इज डी फाई बाई डी टी, फाई की वैल्यू पुट करो यहाँ पर बी इंटू एल इंटू एक्स। सो कॉन्स्टेंट चीज़ें बाहर निकाल दो यार, बी चेंज नहीं हो रहा, एल चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ एक्स ही तो चेंज हो रहा है। तो हमारे पास क्या है बच्चों, बी एल बाहर आया, हमारे पास बच गया माइनस का
डी एक्स बाई डी टी। मुझे एक बात बताओ, रोड के मूव करने से एक्स इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? सर एक्स तो डिक्रीज हो रहा है, तो इसलिए माइनस के डी बाई डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको वी लिख सकते हैं वेलोसिटी। क्यों लिख सकते हैं वेलोसिटी? बिकॉज बच्चों इस रोड को तुम मूव कर रहे हो तो एक्स ही तो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो एक्स का टाइम के साथ चेंज होना ये वेलोसिटी तो होता है, वेलोसिटी डिस्टेंस बाय टाइम होता है। सो क्या मैं इसको वी लिख सकता हूँ, या फिर डी बाई डी एक्स को माइनस का वी लिख दो? बात एक ही है। माइनस का साइन का मीनिंग क्या है, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है, ये इसलिए इंडिकेट कर रहा है। तो ये हमारे पास बन जाएगा बी इंटू एल इंटू वी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला बन गया बी एल इंटू वी। ये हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मूला आ गया मोशनल ईएमएफ का। इसको दूसरे मेथड से ड्राइव करते हैं, ठीक है। क्या है ये? बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट है, लेकिन इसको कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया लॉरेंज फोर्स के कंसेप्ट से, ठीक है। कैसे? अब वही रोड हमारी जो पी क्यू है, क्या मैं ऐसे भी समझ सकता हूँ कि उसके अंदर तो बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं? भाई रोड है, कंडक्टर है, तो चार्जेस तो होंगे। तो हमने कोई एक चार्ज कंसिडर कर लिया यहाँ पर। अगर रोड को मूव कर रहे हैं तो यानी ये चार्ज भी तो मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से, और जब भी चार्ज किसी वी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है उस पर फोर्स लगता है, तो फोर्स लगता है तो हम भी निकाल लेते हैं इस फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। चार्ज जो है मोशन कर रहा है बच्चों इस तरफ, वी फील्ड अंदर है, फोर्स लगा नीचे की तरफ, तो अगर फोर्स नीचे लगा तो ये जो चार्ज है सारे नीचे जाएंगे। तो ये अगर मैं प्लस का चार्ज ले रहा हूँ तो बच्चों पॉजिटिव चार्ज सारे इस क्यू पॉइंट पे इकट्ठे हो जाएंगे, तो पी पे ऑटोमेटिक नेगेटिव बच गए। तो यानी क्यू साइड की पोलैरिटी बन गई पॉजिटिव और पी साइड की बन गई नेगेटिव। यानी इस रोड के जो दो एंड्स हैं पी और क्यू, ये अलग अलग पोलैरिटी पे हो गए। पी बन गया नेगेटिव, क्यू बन गया पॉजिटिव। तो यानी पी क्यू जो है एक छोटी बैटरी या सेल की तरह बन गया, जिसमें से क्यू जो है बच्चों वो पॉजिटिव पोलैरिटी का बन गया, पी हमारा नेगेटिव पोलैरिटी का बन गया। इसलिए तो कहते हैं कि ईएमएफ इंड्यूस हो गया। कितना होगा उसका वैल्यू, अब वो निकालते हैं। तो लेट अस सपोज जो मैंने चार्ज कंसीडर किया उस पर जो फोर्स लगेगा वो आपको पता है क्यू इंटू वी इंटू बी इंटू साइन थीटा होता है, लेकिन यहाँ पर थीटा 90 है बच्चों, क्योंकि वेलोसिटी फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो साइन 90 आपका 1 बन जाएगा। तो आप सिंपली क्यू वी बी लिख सकते हो, फोर्स लग रहा है ये इस चार्ज पे लग रहा है, ठीक है। सिमिलरली सभी चार्जेस पे फोर्स लगेगा। अगर सभी चार्जेस पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है बच्चों, सभी चार्जेस पे, तो पी से क्यू जब चार्जेस नीचे जाएंगे तो कितना वर्कडन होगा? तो वर्कडन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स तो हम निकाल रखा है चार्ज का, डिस्प्लेसमेंट देखो पी से अगर क्यू चार्जेस को मूव करना है तो उनको एल लेंथ डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट एल हुआ, क्योंकि पी से क्यू नीचे आ रहे हैं चार्ज पार्टिकल। अगर ऐसा है सर तो हम निकाल सकते हैं वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से। फोर्स हमारा है क्यू वी इंटू बी इंटू एल, और हमें पता है ई एफ इंड्यूस होता है वर्क डन बाई चार्ज। तो क्यू वी बी इंटू एल को बच्चों क्यू से डिवाइड किया, क्यू ने क्यू को कैंसिल किया, वही आ गया बी एल वी। तो अगेन इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला बी एल वी ही बन गया, जो हमने प्रीवियस केस में ड्राइव किया था। उसमें हमने ड्राइव किया था यूजिंग लेंज लो या यूजिंग फेराडे लो, और उसमें हमने किया यूजिंग लॉरेंज लो, ठीक है। ये केस ध्यान रखना, रोड जो है वेलोसिटी वेक्टर के साथ 90 डिग्री एंगल बना रही है, इस केस में ध्यान रखना। पोलैरिटीज अभी मैंने आपको बताया कैसे पता लगाता है पॉजिटिव नेगेटिव का। जस्ट अज्यूम कर लिया करो बच्चों उस रोड पे कोई भी एक छोटा सा चार्ज कंसीडर कर लो प्लस का, बस देख लो उस पर किधर फोर्स लग रहा है। जिस तरफ वो प्लस का चार्ज जाएगा वो पॉजिटिव पोलैरिटी होगी, जिस तरफ नहीं गया वो नेगेटिव। तो हमारा जो पी है वो नेगेटिव पोलैरिटी का बन गया था, पी हमारा पॉजिटिव पोलैरिटी का बन गया था। इसलिए वो एक छोटी बैटरी की तरह बिहेव करता है, जिसका ईएमएफ है ई, या जिसकी वैल्यू है बी एल वी। अच्छा, अगर सर ईएमएफ बन गया तो करंट कितना होगा? अगर बच्चों इस बैटरी से तुम एक्सटर्नल सर्किट जोड़ दो कोई वायर वगैरह, तो उसमें करंट स्टार्ट हो जाएगा फ्लो होना। तो वो इंड्यूस्ड करंट सिंपली ईएमएफ बाय आर। ईएमएफ की वैल्यू है बच्चों बी एल वी और रेजिस्टेंस है हमारा आर। तो इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला बन गया बी एल वी बाई आर। इस तरह से तुम करंट को कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर बार बार बता दूँ, आर है जिसमें करंट फ्लो करेगा उसका रेजिस्टेंस। अब उसके कुछ केसेस हैं। अगर रोड जो है उसकी जो लेंथ है एल बच्चों, वो वेलोसिटी वेक्टर के साथ किसी थीटा एंगल पे है, ठीक है, थीटा एंगल पे है, उस केस में ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वो बन जाता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का बी एल वी साइन थीटा। इसके डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद रखना है आपने, बी एल वी साइन थीटा। और इन जनरल देखो बच्चों एंगल जो है वो तो वी एल बी तीन वेक्टर क्वांटिटीज है, एंगल किसी के बीच में भी हो सकता है, आपको कुछ भी दिया हो सकता है। तो इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला जो होता है जनरल फॉर्मूला होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू वी क्रॉस बी,
वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट, और फिर इससे जो रिजल्ट आएगा उसका एल के साथ डॉट प्रोडक्ट। ओवरऑल देखो बच्चों, इससे जो रिजल्ट आएगा इतने से पार्ट से वो एक वेक्टर आएगा, और इस वेक्टर का एल वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो इसलिए फाइनली रिजल्ट हमारा एज अ स्केलर क्वांटिटी आएगा। एंड इसमें एक स्पेशल केस जो आपने याद रखना है बच्चों, अगर तुम्हें वी, एल और बी तीनों में से कोई भी दो पैरेलल मिल जाए, यानी दो के बीच का एंगल जीरो मिल जाए, तो ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं होगा। जैसे एग्जांपल देखो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है क्रॉस, वायर दिख रहा है आपको जिसकी एल लेंथ भी तुम्हें दिख रही है, वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में है। क्या मुझे बताओ, एल लेंथ जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में वी हो गया, इट मीन एल और जो वी है वो पैरेलल हो गए। अगर ऐसा है तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज जीरो। इसको रोड को मूव करने से भी इसके एंड्स के अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। दूसरा, लेट अस सपोज रोड हमने इंक्लाइंड रख रखा है, लेकिन वेलोसिटी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, इस बार V और B पैरेलल है, तब भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। बस इस बात को याद रखो, तीनों जो है ना, इन तीनों में से कोई भी दो आपस में पैरेलल नहीं होने चाहिए। अगर पैरेलल मिलते हैं तो ईएमएफ इंड्यूस जीरो होगा। एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं, एनसीईआरटी का ये एग्जांपल है। आपसे कहा गया एक रोड है बच्चों ओपी, और उस रोड को मैग्नेटिक फील्ड में घुमा रहे हैं ऐसे, यानी ऐसे समझो ओ वाला पॉइंट फिक्स है और हम उसको घुमा रहे हैं, रोटेट करवा रहे हैं किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अगर ऐसा है तो भी इस रोड के जो दो एंड्स हैं ओ और पी, इन पे भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, उसकी वैल्यू बताओ। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसके लिए क्या किया हमने, इस रोड पे छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लिया dx साइज का, और ये सेंटर से कुछ x डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट है इसकी इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी होगी। सो लेट अस सपोज इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी v है। तो इस छोटे से एलिमेंट का भी अपना कुछ ईएमएफ होगा, क्योंकि ये छोटा सा एलिमेंट एक रोड की तरह बिहेव कर रहा है जो फील्ड में सीधा मूव कर रहा है, परपेंडिकुलर वाला केस बन गया इस इंस्टेंट पे। तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा इस छोटे से एलिमेंट के लिए, क्या वो मैग्नेटिक फील्ड इंटू लेंथ इंटू वी होगा। BLV फॉर्मूला होता है, बी लेंथ इसकी dx है इसलिए dx इंटू वी लिखा। सर हमें इस एलिमेंट का नहीं, हमें तो पूरे का चाहिए, तो O से लेके P सभी चाहिए, तो इंटीग्रेट कर दिया, तो टोटल ईएमएफ आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ B dx इंटू वी। लेकिन ये जो dx की वैल्यू है वो जीरो से लेके r तक होगी, क्योंकि इस लेंथ की रोड कैपिटल R है, तो यहाँ से एलिमेंट लेके इतना बड़ा एलिमेंट हो सकता है जीरो से r, तो लिमिट लगा दी जीरो से r। अब बच्चों एक चीज ध्यान रखो, ये जो वेलोसिटी है ये भी वेरिएबल है, dx भी वेरिएबल है। वेलोसिटी क्योंकि हर पॉइंट जैसे जैसे सर्कमफ्रेंस की तरफ बढ़ेगा या एलिमेंट जितना दूर लेते हैं उसकी वेलोसिटी अलग होती है। तो हमें पता है कि जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो होती है एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय रेडियस। तो अगर इस v की बात करें तो ये v हो गया ओमेगा इंटू इसकी रेडियस। तो इस एलिमेंट के लिए रेडियस तो बच्चों ये वाला होगा, क्योंकि इसका सर्कुलर लूप तो ये वाला है, इसका रेडियस तो x होगा, तो हम v को ओमेगा इंटू एक्स लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज किया तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया जीरो से r b इंटू डी एक्स, और v को क्या लिखा बच्चों हमने ओमेगा इंटू एक्स लिखा। कांस्टेंट टर्म्स को बाहर हम कर सकते हैं, b बाहर आया बच्चों, ओमेगा बाहर आया, जीरो से r x का विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, और आपको पता है b इंटू ओमेगा एक्स का बन जाएगा एक्स स्क्वेयर बाई टू, लिमिट जीरो से r। तो इस टू को बाहर ले जाते हैं तो ये बन गया हाफ b इंटू ओमेगा, देखो जीरो पुट करने से तो जीरो आएगा, सीधा r पुट कर दें तो ये बन गया आर स्क्वेयर। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया हाफ b ओमेगा आर स्क्वेयर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला। तो ओ और पी पॉइंट्स के बीच में ईएमएफ इंड्यूस होगा हाफ b ओमेगा आर स्क्वेयर। सो पोलैरिटीज़ की बात करें तो बच्चों वही सेम सीन है पोलैरिटीज़ का, जैसे हमने पीछे वाले रोड वाला केस किया था। तो बच्चों तो O वाला जो पॉइंट है आप निकाल सकते हो, अगर लेटर सपोज ये कोई चार्ज Q है प्लस का, ये जो एलिमेंट है, तो अगर लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करो तो फील्ड अंदर है, चार्ज का मोशन ऊपर है, तो प्लस पे फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा। तो अगर सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है प्लस पे, तो यहाँ पर पॉजिटिव पोलैरिटी हो जाएगी, यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगी। तो अगेन जो है बच्चों O पॉइंट है वो पॉजिटिव पोलैरिटी के साथ होगा, B हमारा नेगेटिव के साथ होगा। अच्छा, फाइनल फॉर्मूला क्या बना था, इस पे इंड्यूस बना था हाफ b ओमेगा इंटू आर स्क्वेयर, आर कैपिटल लिख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर जो ओमेगा है वो एंगुलर वेलोसिटी है जिससे हम उस रोड को घुमा रहे हैं, ठीक है। सो ये हमारा रिक्वायर्ड डायरेक्ट एक्सप्रेशन आ गया। इससे करंट भी निकाल सकते हैं यार, वही सिंपल रेजिस्टेंस से डिवाइड करके। बिल्कुल इसके जैसा एक क्वेश्चन और है क्या, अगर मैं तुमसे कहूँ हमारे पास एक डिस्क है,
क्या है बच्चों, एक डिस्क है, प्लेट नहीं, प्लेट है, एक पूरी डिस्क है या एक प्लेट है, रोड नहीं है, और वो भी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से फील्ड में रोटेट कर रही है। तो क्या इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होगा? ईएमएफ किसके अक्रॉस? इसके सेंटर और इसके सर्कम वाले पॉइंट। यानी अगर मैं एक वायर सेंटर से लूँ बच्चों, जैसे इसका एक वायर यहाँ से लिया और एक सर्कमफ्रेंस से लिया, तो क्या इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा? बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा। उसकी वैल्यू निकालो। तो इसके लिए वही मैंने क्या किया, मैंने एक रोड कंसीडर कर ली इसके ऊपर एक। अगर एक ये सिंगल रोड लें तो इस सिंगल रोड का ईएमएफ होगा, मुझे पता है कितना होगा ईएमएफ, हाफ बी ओमेगा इंटू आर स्क्वायर। क्या उसके साथ एक और रोड रखूं, एक और, तो क्या इस डिस्क को मैं कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल रोड्स कंसिडर कर सकता हूँ? ये तो बहुत सारी रोड को एक साथ रखने से बनी है, और सभी का देखो ये वाला पॉइंट सेंटर पे कॉमन है, यानी सबके पॉजिटिव पोटेंशियल कॉमन है और नेगेटिव सारे सर्कमफ्रेंस पे आ जाएंगे। अगर ऐसा है तो ये सारे छोटे छोटे सेल्स की तरह बन गया विच आर इन पैरेलल। सो ईएमएफ ऑफ डिस्क निकालना है तो सभी रोड्स पैरेलल में, और पैरेलल में ईएमएफ सेम होता है जो इंडिविजुअल का होता है। तो ईएमएफ जो इतना ही रहेगा बी ओमेगा आर स्क्वायर। तो इस डिस्क का भी जो ईएमएफ होगा बच्चों वो हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर ही होगा। अगेन ओ जो है उसकी पोलैरिटी पॉजिटिव होगी, और जो सर्कमफ्रेंस वाला पॉइंट है उसकी पोलैरिटी नेगेटिव होगी। तो बच्चा लोग नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लेंज लो कैसे एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो कर रहा है। देखो अगर हम किसी रोड को मूव कर रहे हैं उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, यार ये एनर्जी आ कहाँ से रही है? इलेक्ट्रिक एनर्जी अपने आप कैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी क्रिएट हो रही है? एनर्जी कंजर्वेशन भी तो प्रूफ करना है। तो सोचो अगर हम उस रोड को मूव कर रहे हैं तो हमें वर्क डन करना पड़ रहा है उस रोड को मूव करने के लिए, और वही वर्क डन, वही हमारी मैकेनिकल पावर कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल पावर की फॉर्म में। उस रोड में करंट बन जाएगा, और अगर ये रेजिस्टिव सर्किट है तो उतनी ही अमाउंट में हीट बन जाएगी। तो अगर मैं मैकेनिकल पावर को जो हम इस रोड को मूव करने के लिए लगा रहे हैं उसको मैं इलेक्ट्रिकल पावर के इक्वल प्रूफ कर दूं, इलेक्ट्रिकल पावर कौन सा? जो इंड्यूस्ड करंट की वजह से है। इट मीन जितना मैकेनिकल पावर हमने किया उतना इलेक्ट्रिकल में मिला, इट मीन एनर्जी कंजर्वेशन है। तो इस पर्टिकुलर डेरिवेशन में हम यही काम करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर हमने वही पी क्यू रोड मान लिया वी वेलोसिटी से मूव कर रही है मैग्नेटिक फील्ड में, तो ईएमएफ इंड्यूस क्या था रोड का? बी एल इंटू वी था, और इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला क्या होता है? बी एल वी डिवाइड बाई आर, रेजिस्टेंस से डिवाइड करते हैं हम उसको, ठीक है। तो हम मैकेनिकल पावर निकालते हैं पहले। तो मैकेनिकल पावर पी कितना होता है? फोर्स इंटू वेलोसिटी, ठीक है। फोर्स होता है करंट इंटू लेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड, आई एल बी साइन थीटा, लेकिन थीटा 90 है तो साइन 1 बन जाएगा। तो आई एल बी इंटू ये फोर्स है बच्चों, ये जो है ना ये फोर्स की वैल्यू है, ये वी है। तो आई की वैल्यू हमें पता है बी एल वी बाई आर इंटू एल इंटू बी इंटू वी। तो ये हमारे पास बन जाएगा बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी स्क्वेयर बाई आर। ये हमारे पास पावर का फॉर्मूला बन गया बच्चों मैकेनिकल पावर का, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब हम निकालते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। अगर इस रोड में ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो सर्किट में कुछ करंट फ्लो हुआ होगा बच्चों, कुछ जो भी है जैसे भी डायरेक्शन है करंट का। तो अगर करंट फ्लो हुआ है तो उसकी वजह से हम इलेक्ट्रिकल पावर निकाल लेते हैं। तो इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला आता है आई स्क्वायर आर, जो हीट की फॉर्म में है बच्चों। तो आई क्या है? बी एल वी बाई आर है। तो इस पूरे का किया स्क्वायर मल्टीप्लाई किया आर से, तो एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इस आर का स्क्वायर होने वाला है। इससे भी क्या बना? बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर, एक सिंगल आर हमें नीचे मिलेगा, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 आ गया। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में जो पावर है वो हमने मैकेनिकल पावर है, और ये 2 में है ये इलेक्ट्रिकल पावर। और आप इक्वेशन 1 और 2 को देखो, इससे क्लियर है कि मैकेनिकल एनर्जी जो हम लगा रहे हैं उस रोड को मूव करने में वही कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल पावर की फॉर्म में। तो इससे हम एनर्जी कंजर्वेशन को प्रूफ कर देते हैं। अब हमारा चैप्टर जो है उसका आधे से ज़्यादा पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं एक नए कंसेप्ट की ओर, ईएमआई यानी जिसको हम शॉर्ट में इंडक्शन बोल रहे हैं उसके टाइप्स पे, ठीक है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। सेल्फ खुद के साथ होगा शायद, और म्यूचुअल जब दो चीज़ें हो जाएंगी तब आपस में कंपैरिजन की बात होगी, शायद कुछ ऐसा सीन हो सकता है, चेक करते हैं। पहला बच्चों सेल्फ इंडक्शन। अगर मैं तुमसे कहूँ भाई एक कॉइल है, उस कॉइल में करंट पास कर रहे हैं, कैसा करंट? चेंजिंग, कांस्टेंट नहीं, करंट चेंजिंग होना चाहिए, इंक्रीज हो सकता है डिक्रीज हो सकता है। तो लेटर से इस वायर में हमने एक इंक्रीजिंग करंट फ्लो करवाया, तो इस कॉइल में जब करंट जाएगा एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा, वो भी चेंजिंग इंक्रीज हो रहा होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड इस
कोयल के खुद के साथ भी तो लिंक कर रहे हैं। तो अगर खुद के साथ लिंक कर रहे हैं तो भाई जब भी फ्लक्स लिंक होता है किसी के साथ, वो भी चेंजिंग वाला, उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो इस कोयल में भी एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है जो इस करंट का अपोज करता है, बिल्कुल अपोज करता है। तो इस कोयल का ईएमएफ कुछ इस तरह से इंड्यूस हो जाएगा कि ये इंड्यूस्ड करंट अपोजिट डायरेक्शन में देने की कोशिश करेगा, यानी इसको अपोज करने के लिए। तो क्या इंडक्शन तो हुआ सर यहाँ पर, लेकिन उस इंडक्शन की कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये खुद रिस्पॉन्सिबल है। खुद में जो फील्ड चेंज हुआ उसने ईएमएफ इंड्यूस करवाया। इस फिनोमिना को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल, ये किसी कॉइल की प्रॉपर्टी है। क्या? ड्यू टू विच एन अपोजिंग ईएमएफ इज इंड्यूस्ड अक्रॉस इट, उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। कब? जब उसमें चेंजिंग करंट फ्लो करता है। जैसे अगर मान लो करंट डिक्रीजिंग किसी में फ्लो कर रहा है, अगर करंट डिक्रीजिंग फ्लो कर रहा है तो करंट कॉइल में धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, तो ईएमएफ इंड्यूस क्या करेगा? उसका अपोज करेगा, उस डिक्रीजिंग करंट को डिक्रीज नहीं होने देगा, उसको इंक्रीज करवाएगा। अब इंक्रीज करवाने के लिए कॉइल का ईएमएफ कुछ इस तरह से सेटअप होगा कि इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन उसी करंट के अलोंग होगी जिसने उसको क्रिएट करवाया। देखो यहाँ इंक्रीज हो रहा था, उसको इंक्रीज होने से रोक रहा है, यहाँ डिक्रीज हो रहा है, उसको डिक्रीज होने से रोक रहा है, करना अपोज ही है। तो ये तो सर एक तरह से इनर्शिया के जैसा हो गया, है ना। स्टेट को चेंज करने नहीं दे रहा, इंक्रीज हो रहा है, वो मतलब चाहता है कि इंक्रीज हो, लेकिन इंक्रीज नहीं होने दे रहा, चाहता है कांस्टेंट है। डिक्रीज हो रहा है और उसको डिक्रीज नहीं होने दे रहा, बोला कांस्टेंट है। तो इस एबिलिटी को तो इनर्शिया बोलते थे हम क्लास 11th में, इसीलिए इसको इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। किसको? सेल्फ इंडक्शन को, इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ खुद के अंदर, इसको हम बैक ईएमएफ बोल देते हैं। अब लॉजिकली सोचो, कितना फ्लक्स खुद के साथ लिंक करेगा? भाई जितना करंट भेजोगे, वायर में अगर थोड़ा करंट भेजोगे तो वो थोड़ा फील्ड बनाएगा, थोड़ा फ्लक्स लिंक होगा। तो फ्लक्स लिंक्ड करंट पे डिपेंड करेगा। ये करंट किसका? खुद का। फ्लक्स किसका? जो खुद के साथ लिंक कर रहा है। भाई एक ही चीज़ तो है, तो ये दोनों टर्म इसी से रिलेटेड है। तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं बच्चों, एक कांस्टेंट आता है एल, और इस एल को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, या शॉर्ट में इसको सेल्फ इंडक्टेंस भी बोल देते हैं। इस एल को, थोड़ी सी चर्चा एल पे बनती है। तो अगर मैं फाई जो कि एल आई अभी लिखा, आई को 1 एम्पियर कंसिडर कर लूँ, सपोज कहीं 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है किसी इंस्टेंट पे, तो फ्लक्स और एल बराबर हो गया। तो मैं बोल सकता हूँ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस जो है या सेल्फ इंडक्शन जो है वो न्यूमेरिकली फ्लक्स के ही इक्वल है। कब? जब उसके उस सर्किट में 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। अच्छा, इसी से मैं ईएमएफ इंड्यूस्ड का फॉर्मूला बनाऊँ, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड तो होता है सर माइनस का डी फाई बाई डी टी, और इस फ्लक्स को क्या लिख सकते हैं? इस फ्लक्स को लिख सकते हैं एल इंटू आई, अभी भी लिखा। तो ईएमएफ इंड्यूस आ गया माइनस का डी बाई डी टी इंटू एल आई। कॉन्स्टेंट चीज़ को बाहर ले जाओ, एल बाहर आया तो ईएमएफ आ गया माइनस का एल डी बाई डी टी। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस एनी सोलेनोइड। ठीक है, ये खुद की वजह से है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ये किसी एक सिंगल सोलेनोइड जब भी गिवन होगा तो उसके एंड्स के अक्रॉस कितना ईएमएफ जनरेट होगा उसका फॉर्मूला है। लेकिन ध्यान रखना, इसके फॉर्मूले में तुम्हें दिख रहा है डी आई बाई डी टी, करंट का चेंज होना जरूरी है। अगर करंट चेंज नहीं हो रहा तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। अगर उसी के अंदर एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों? जस्ट एन से मल्टीप्लाई कर देना, और क्या है, सिंपल फॉर्मूला ही तो है। अब ये एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स किसकी? किसकी नंबर ऑफ टर्न? जिसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, जिसमें करंट इंड्यूस होगा। अब बात करें इस एल के यूनिट की, तो बच्चों एल का जो यूनिट होता है, वैसे तो यहाँ से देखें अगर आप, तो फ्लक्स का होता है वेबर, वेबर पर एम्पियर है, लेकिन वेबर पर एम्पियर को हम हेनरी बोल देते हैं। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस? हेनरी। इसको वोल्ट पर एम्पियर इंटू सेकेंड भी लिख सकते हैं। डायमेंशन फॉर्मूला हम बना सकते हैं, फ्लक्स का अगर हमें पता है, करंट का पता है, तो हम बना सकते हैं। अब क्या है, हमारे पास एक सोलेनोइड है, उस सोलेनोइड का इंडक्टेंस होगा, सेल्फ इंडक्टेंस होगा, उसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे हम। तो हमने क्या किया, एक लॉन्ग सोलेनोइड कंसीडर किया जिसका एल लेंथ है बच्चों, ये स्मॉल एल लेंथ है, ठीक है। कैपिटल एल हम इंडक्टेंस के लिए यूज कर रहे हैं, तो स्मॉल एल इसका लेंथ है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका ए है, और कुछ किसी इंस्टेंट पे करंट आई फ्लो कर रहा है। तो अब अगर करंट फ्लो कर रहा है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई तो होगा। तो क्या इस छोटे एन को मैं लिख सकता हूँ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाय लेंथ इंटू आई, यही तो होता है मैग्नेटिक फील्ड। क्या ये मैग्नेटिक फील्ड इसके खुद के साथ भी लिंक करेगा? इतना मैग्नेटिक फील्ड जो है इसकी हर कोयल के साथ, लेट अस सपोज ये एक कोयल है, इसको कितना मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है? म्यू नॉट एन बाई एल इंटू आई। तो फ्लक्स क्या होगा? म्यू नॉट एन आई इंटू एरिया। ठीक है, अब मुझे बताओ
इसके अंदर तो सोलेनोइड के अंदर तो बहुत सारी टर्न्स है, n नंबर ऑफ टर्न्स है, सभी को इतना इतना फ्लक्स मिल रहा है, तो टोटल फ्लक्स जो होगा ना, मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक्ड होगा वो कितना होगा बच्चों, n नंबर ऑफ टर्न्स इंटू म्यू नोट n बाई एल इंटू आई इंटू ए, या इसको लिख देता हूँ म्यू नोट n स्क्वेयर आई ए बाई एल, इक्वेशन नंबर 1 इस इक्वेशन को लिख देते हैं। ये आया टोटल फ्लक्स लिंक्ड। लेकिन सर टोटल फ्लक्स को तो L इंटू आई भी लिखते हैं, तो भाई दोनों को कंपेयर कर लो। किस किस को कंपेयर किया हमने एल आई को कंपेयर किया बच्चों म्यू नोट n स्क्वेयर आई इंटू ए बाई एल, तो आई ने आई को कैंसिल कर दिया, तो एल आ गया म्यू नोट n स्क्वेयर ए बाई एल। सो दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला। यानी अगर मेरे पास एक सोलेनोइड है, एक वायर है, तो उसका सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है म्यू नोट n स्क्वेयर ए बाई एल। ध्यान रखना बच्चों, बार बार एल का कंसेप्ट तभी आता है जब चेंजिंग करंट होता है। और अगर इस फॉर्मूले को देखो तो हमें पता लग रहा है यार एल तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। अगर इस सोलेनोइड के अंदर खाली थी, उसके अंदर अगर हम एक सॉफ्ट आयरन का पीस रख दें, एक कोर रख दें, तो क्या होगा बच्चों, उससे एल बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, म्यू आर टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, म्यू आर टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। जितनी म्यू आर की वैल्यू उस हिसाब से एल की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो सोचो एक इंडक्टर है, उसके अंदर जैसे ही तुम कोई कोर इंसर्ट करते हो तो वो अल्टीमेटली एल को इंक्रीज कर रहा है। बच्चों जब हम एसी करंट चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके अंदर एक दो क्वेश्चन करवाऊंगा कि बल्ब वगैरह लगा हुआ इंडक्टर के साथ, इंडक्टर में कोर इंट्रोड्यूस करें तो उस बल्ब पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो ज़्यादा ग्लो करेगा या कम। तो उस केसेस को समझने के लिए पहले ये पता होना चाहिए कि क्या इफेक्ट होता है एल पे। तो सोलेनोइड में जैसे ही हम एक कोर इंसर्ट करते हैं तो एल इंक्रीज हो जाता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, जनरली हम सॉफ्ट आयरन का पीस इंट्रोड्यूस करते हैं, उसका म्यू आर जो है वो ग्रेटर देन 1 ही होता है, तो इंक्रीज ही होता है। उसके अलावा एल की वैल्यू कौन डिसाइड करेगा, म्यू आर डिसाइड करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स का स्क्वायर डिसाइड करेगा, एरिया डिसाइड करेगा, और एल के इन्वर्सली लेंथ भी डिसाइड करेगी। इन जनरल जो स्ट्रेट वायर्स होती है, जैसे बच्चों ये एक वायर है स्ट्रेट वायर, तो यार स्ट्रेट वायर के अंदर सिर्फ लेंथ ही तो है, ठीक है, एरिया नहीं है इसका, एन नहीं है, तो इस केस में एल की वैल्यू बहुत कम होती है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल एल होता है। तो जैसे अगर मैंने क्वेश्चन कहा भाई देखो तीन हमने अलग अलग शेप बनाए, एक वायर है, एक सोलेनोइड है, लेकिन थोड़ी नंबर ऑफ टर्न्स है, एक में बहुत सारी ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स है, तीनों का अपना एल होगा, L1 L2 L3, लेकिन सबसे ज़्यादा किसका होगा, लास्ट वाले का, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा है और ऊपर से n स्क्वेयर पे एल डिपेंड करता है। ठीक है, सो L3 सबसे ज़्यादा होगा, देन L2, देन L1। एज कंपेयर टू स्ट्रेट वायर, सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस एल सिग्निफिकेंट होता है। तो आज के बाद उसका एक नया नाम रख देते हैं इंडक्टर। भाई क्या होता है इंडक्टर, कोई भी टाइटली वाउंड कोयल इंसुलेटेड कॉपर वायर की जिसका सिग्निफिकेंट सेल्फ इंडक्टेंस हो, मतलब जिसको मेजर कर सके। तो इसका सिंबल बच्चों इस तरह से होता है जो आपका सोलेनोइड वाला है, इंडक्टेंस इसका एल। और अगर बच्चों कभी भी इसमें चेंजिंग करंट अगर है, कहीं से भी फ्लो कर रहे हैं चेंजिंग करंट, तो इसके एंड्स के अक्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, उसकी अगर वैल्यू की बात करें वो होता है एल डी आई बाई डी टी। हमने पीछे लिखा भी था, दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ, ये बहुत काम की चीज़ है। सेल्फ इंडक्टेंस के बाद अब बारी आती है म्यूचुअल इंडक्टेंस की। तो ये फिनोमिना तब आता है जब एक नहीं दो कोयल हो। तो जैसे हमारे पास दो कोयल है, तो इस कोयल को हमने बोला प्राइमरी, इसको बोला सेकेंडरी कोयल। तो अगर हम किसी एक कोयल में चेंजिंग करंट पास करवाएं तो वो एक चेंजिंग फील्ड क्रिएट करेगा जो दूसरे कॉइल को मिलेगा, तो दूसरे में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो एक में करंट को चेंज करवा के, फ्लक्स को चेंज करवा के दूसरे में ईएमएफ इंड्यूस करवाना, इसी को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसका रिवर्स भी ट्रू है, आप सेकेंडरी कॉइल में करंट वगैरह पास करो तो प्राइमरी के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। बार बार बोल रहा हूँ, करंट को चेंज करवाना है, कांस्टेंट करंट फ्लो करवाने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, द फिनोमिना ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी में हमने करंट चेंज किया तो इसने जो फ्लक्स क्रिएट किया वो दूसरे को मिलने वाला चेंज हो रहा है, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर डायग्राम में देखो क्या है, ये एक सोलेनोइड, ये एक सोलेनोइड कॉइल बोल सकते हो। बीच में डॉटेड लाइन लगाने का मतलब ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ऐसे समझ लो। कनेक्टेड का मतलब ऐसे नहीं कि दोनों की वायर जोड़ दी, कनेक्टेड का मतलब एक का फील्ड दूसरे को मिलेगा। तो मान लो हमने पहले में कुछ चेंजिंग करंट आई फ्लो करवाया प्राइमरी कॉइल में, फील्ड क्रिएट हुआ, दूसरे को मिला, दूसरे में ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट फ्लो करेगा, उसको चेक करने के लिए हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया। ठीक है, तो मैथमेटिकली थोड़ा सा लिखते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स जो इस सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक करेगा, क्या वो प्राइमरी के करंट पे डिपेंड करेगा? भाई देखो फ्लक्स तो इसका होगा,
फ्लक्स तो दूसरे में आ रहा है ना, करंट पहले का है बच्चों, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि दूसरे का जो फ्लक्स है वो पहले के करंट पे डिपेंड कर रहा है? म्यूचुअल का सीन है, एक ने दूसरे पे इफेक्ट तो डाला है, तो पहले कॉइल का करंट दूसरे के फ्लक्स को चेंज करेगा, तो फ्लक्स इन सेकंड कॉइल, फ्लक्स लिंक विद द सेकेंडरी कॉइल डिपेंड्स अपॉन करंट इन द प्राइमरी कॉइल। तो भाई इस प्रोपोर्शनलिटी को भी हटाना है, कांस्टेंट लगाना है यहाँ पर, इस कांस्टेंट को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस। लेकिन ये दूसरी कॉइल में इंड्यूस हो रहा है ना, इसलिए इसको बोला M21। 21 का मतलब ये कोफिशिएंट तो है लेकिन ये दूसरी कॉइल का है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉइल। सिमिलरली बच्चों अगर हम उल्टा कर दें, अगर करंट दूसरे सर्किट में फ्लो करवाएं तो पहले में ईएमएफ जो इंड्यूस होगा, पहले का जो फ्लक्स होगा वो दूसरे के करंट पे डिपेंड करेगा, तो यहाँ कांस्टेंट आ जाएगा M12। तो इसको क्या बोल सकते हैं, गेस कर सकते हो? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 2। और जब भी दो कॉइल एक दूसरे के पास हों, एक दूसरे पे इफेक्ट डाल रहा है, तो इस तरह के सर्किट्स को कपल्ड सर्किट बोल देते हैं। और बच्चों इस M का भी यूनिट सेम है, हेनरी, क्योंकि ये भी फ्लक्स बाय करंट ही तो है। तो दोनों का, चाहे सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ रहे हो चाहे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ रहे हो, दोनों का यूनिट हेनरी ही होता है या वेबर पर एम्पियर होता है। तो जनरल फॉर्मूला लिखें, क्योंकि वहाँ 1 to 21 से हम प्रॉपर मेंशन कर रहे थे। अगर कॉइल दोनों आइडेंटिकल है तो कोई फर्क नहीं है दोनों में, तो फ्लक्स को सिंपली एम आई लिखें, तो ईएमएफ इंड्यूस क्या आ जाएगा, वो होता है d/dt, तो d/dt ऑफ m इंटू आई। सो बच्चों m कांस्टेंट आया, इट्स di/dt। ये अगर मैग्नीट्यूड वाइज लिख रहे हैं तो m इंटू di/dt, और अगर आप पूरा प्रॉपर साइन के साथ यूज़ कर रहे हैं तो माइनस का m di/dt, ये इसका फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, ओके। अब इस m की वैल्यू डिपेंड करती है कुछ चीज़ों पे। सोलेनोइड्स जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो कॉइल्स, उनका साइज़ क्या है, शेप क्या है, कितनी नंबर ऑफ टर्न्स है उनमें, कितना सेपरेशन है उनके बीच का, उनकी ओरिएंटेशन क्या है, क्या वो इस तरह से रखी हुई है दोनों कॉइल्स, ये प्राइमरी ये सेकेंडरी, क्या वो प्राइमरी सेकेंडरी इस तरह से रखी हुई हैं या एक दूसरे के ऊपर ही बाउंडेड है, एक पहले बाउंड कर दी दूसरी उसी के ऊपर बाउंड कर दी। तो ये ओरिएंटेशन डिसाइड करेगा एम का वैल्यू कितना होगा। अब हम इसका फॉर्मूला टाइप करेंगे, जैसे हमने एक सिंगल सोलेनोइड के लिए सेल्फ इंडक्टेंस L कैलकुलेट किया था। अब हम दो कोयल यूज़ कर रहे हैं, दोनों कोएक्सियल हैं, एक अंदर रखा हुआ एक उसके बाहर है, तो एक से दूसरे पे इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो दैट्स वाई हम काउंट कर रहे हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनोइड्स। वही कंसिडरेशन, दो कोयल है, एक का नाम S1 एक S2। जो S1 है आप देख रहे हो अंदर है, उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स N1 हमने कंसिडर कर लिया, रेडियस R1 है। बड़े वाला कोयल जो है S2, उसकी नंबर ऑफ टर्न्स N2 कंसिडर कर ली और उसका रेडियस R2 है। दोनों की लेंथ हमने सेम कंसिडर की है, ये ध्यान रखना। ठीक है, लेट अस सपोज इनिशियली मैं बड़े वाली जो सोलेनोइड S2 है उसमें करंट पास कर रहा हूँ, तो उसको I2 लिखा। तो अगर I2 करंट हम फ्लो करवा रहे हैं सोलेनोइड S2 में, तो फ्लक्स लिंक्ड विद S1, क्योंकि फील्ड S2 क्रिएट कर रहा है तो फ्लक्स तो वो S1 के लिए होगा। तो क्या मुझे बताएं वो कितना होगा, φ1 होगा। तो ऐसे लिख सकता हूँ कि जो फ्लक्स φ1 है, देखो फिर से इस बात को सुनना जरा, हम करंट भेज रहे हैं बड़े वाली कोयल में S2 में, कितना I2 करंट भेज रहे हैं। जैसे ही S2 में करंट गया तो S2 वाली कोयल ने फील्ड क्रिएट किया, क्या वो फील्ड जो S2 ने क्रिएट किया वो S1 के साथ लिंक होगा? तो अगर S1 के साथ लिंक होगा तो वो फ्लक्स S1 का कहलाएगा, उसको हमने लिख दिया φ1। लेकिन सर S1 के अंदर तो बहुत सारी नंबर ऑफ टर्न्स हैं, N1 नंबर ऑफ टर्न्स है, तो टोटल फ्लक्स क्या N1 इंटू φ1 होगा। और ये डिपेंड करेगा करंट पे, किस पे, ये तो I2 पे डिपेंड किया, क्योंकि इस फ्लक्स को क्रिएट करने का जो मतलब क्रिएट करने वाला कौन है, वो I2 करंट है। प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, क्या लिखें M12, क्योंकि 1 में इंड्यूस हो रहा है तो ये हुआ कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट कॉइल विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया हमने। अब इसी फ्लक्स को, टोटल फ्लक्स को एक और तरीके से निकालते हैं। तो क्या ये N1 इंटू φ1 है, क्या N1 टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी को, N1 को हम लिख सकते हैं स्मॉल n1 इंटू एल। अब ये क्या बला आ गई, देखो छोटा n होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, अगर ये n1 है तो ये n1 हो गया, अगर छोटा n2 लगाना है तो n2 इंटू एल हो गया। तो क्या मैं n1 को स्मॉल n1 इंटू एल लिख सकता हूँ, लिख दिया। क्या टोटल फ्लक्स को मैं किसी और तरीके से भी काउंट कर सकता हूँ, तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई होता है। अब ये फ्लक्स पहले के साथ लिंक कर रहा है तो फील्ड तो दूसरे ने क्रिएट किया था ना, क्योंकि करंट तो दूसरे में था, तो म्यू नॉट इंटू N2 इंटू I2,
एरिया किसका, एरिया भाई पहली कोयल के साथ लिंक कर रहा है तो एरिया तो पहले का आएगा पाई आर वन स्क्वायर। तो देखो एक्चुअल में एन इंटू बी ए है, बी इंटू ए फ्लक्स ही तो है, बस उसको थोड़ा सा रीअरेंज कर ले। वो जो म्यू नोट फैक्टर बाहर आया, एन वन एन टू आई टू भी दिख रहा है मुझे यहाँ पर, एल भी दिख रहा है, पाई इंटू आर वन स्क्वायर भी दिख रहा है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लिया। अब फर्स्ट और 2 को कंपेयर कर लो भाई, ठीक है। 2 यहाँ दोबारा लिख दूँ मैं, क्या आया था हमारे पास बच्चों, म्यू नोट एन वन एन टू, ये आया था म्यू नोट एन वन एन टू, एल भी था शायद, पाई इंटू आर वन स्क्वायर भी था, यही था ना हमारे पास। हाँ ओके, आई टू भी था उसमें एक टर्म, आई टू मैं यहाँ लिख देता हूँ। और हमारा जो इक्वेशन फर्स्ट था वो था एन वन फाई वन इज इक्वल्स टू एम वन टू इंटू आई टू, इक्वेशन फर्स्ट था ना। इनको कंपेयर किया, तो कंपेयर किया तो एम वन टू इंटू आई टू इज इक्वल्स टू म्यू नोट एन वन एन टू पाई आर वन स्क्वेयर आई टू इंटू एल, आई टू से आई टू कैंसिल, तो हमारे पास बच्चों क्या आ गया, एम टू वन इज इक्वल्स टू म्यू नोट एन वन एन टू पाई आर वन स्क्वायर इंटू एल। तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड फॉर्मूला आ गया कि अगर हम दूसरी कॉइल में करंट पास करते हैं, पहले के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, सॉरी बच्चों यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट कॉइल विद रिस्पेक्ट टू सेकंड जो आएगा हमारे पास, वो आएगा म्यू नोट एन वन एन टू पाई आर वन स्क्वायर इंटू एल। म्यू नोट कॉन्स्टेंट, एन वन है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल पर यूनिट लेंथ, N2 है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल पर यूनिट लेंथ। अगर बच्चों तुम इसको कैपिटल N की टर्म में लिखना चाहो तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, म्यू नोट ये कैपिटल N वन बाई एक L आ जाएगा, यहाँ पर कैपिटल N2 बाई एक L आ जाएगा, पाई इंटू आर वन स्क्वायर इंटू ये L, एक L से ये L कैंसिल करके यू कैन राइट दिस लाइक एज, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो तुम इसको। सिमिलरली इसका बिल्कुल रिवर्स कर दो यार, पहली कॉइल में भेजे दूसरे में इंड्यूस हो तो कोफिशिएंट आएगा M21, फॉर्मूला यही आएगा सेम अगर आप देखो। सो हम कह सकते हैं कि M12 और M21 दोनों इक्वल ही होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम कोफिशिएंट को कैलकुलेट कर लिए। एक एडिशनल टॉपिक है, मैं इसको बताना चाहूँगा, इतना मतलब ज़्यादा चांस तो नहीं है लेकिन फिर भी रिस्क फैक्टर है, इस पर कुछ MCQ क्वेश्चन में कई बार थोड़ा सा जिक्र हो जाता है, तो इसलिए इसको कवर कर लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, जब भी एक से ज़्यादा कॉइल आपस में रखी हुई हैं, 2 3 4, तो एक का इफेक्ट दूसरे पे पड़ेगा, तो उस केस में वो दोनों कितने कपल्ड हैं, कितना फ्लक्स एक का दूसरे के साथ लिंक करेगा, ये डिपेंड करता है एक फैक्टर पे विच इज़ नोन एज कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। के से लिखते हैं इसको, डेरिवेशन ही है बच्चों, के का जो फॉर्मूला है हमारे डेरिवेशन ही सिलेबस में, के जो है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग वो होता है m बाई अंडर रूट L1 L2। m यहाँ पर है दो कोइल्स के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस और L1 L2 उनका इंडिविजुअल सेल्फ इंडक्टेंस, L1 पहले का L2 दूसरे का। और k की वैल्यू जनरली 0 और 1 के बीच में लाई करती है। जैसे k सबसे ज़्यादा कब होता है बच्चों, k सबसे ज़्यादा 1 होता है मैक्सिमम, जब एक के ऊपर ही दूसरी कोइल हो, हम जनरली ये वाला केस यूज़ करते हैं। और k जैसे इस तरह से कोइल रखें तो k लेस देन 1 होता है, मतलब k की वैल्यू बहुत कम होती है। k की वैल्यू कम होने का मतलब कि एक का फ्लक्स दूसरे के साथ कम लिंक कर रहा है। और अगर कोइल बहुत ज़्यादा दूर दूर रखी हो, मान लो एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो उस केस में k तो 0 होता है, सबसे कम होगा इस केस में, लिंक ही नहीं करेगा एक का फ्लक्स दूसरे के साथ, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला सीन ही नहीं बनेगा। और ये सबसे बेस्ट होते हैं k जब 1 मिलता है हमें। कम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स, जैसे कैपेसिटर्स पैरेलल सीरीज में पढ़े, रजिस्टर पैरेलल सीरीज में पढ़ते थे, वैसे हम इंडक्टर्स को पैरेलल सीरीज में पढ़ते हैं। लेकिन इस केस में ध्यान रखना, हम के को 0 कंसिडर कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि एक इंडक्टर का दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं है, हम इनके m को भी इग्नोर करके चल रहे हैं। हम मान रहे हैं कि यहाँ पर दोनों का इंडिविजुअल इंडक्टेंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं L1 L2, म्यूचुअल को इग्नोर करके चल रहे हैं, माइंड में अलग कर दो उसको। तो सीरीज एंड पैरेलल कम्बिनेशन, अगर दो इंडक्टर सीरीज में जुड़े हैं तो कुछ इस तरह से दिखेंगे जैसे नॉर्मल होते हैं, और ये पैरेलल वाला से। तो सीरीज में क्या होता है बच्चों, दोनों में जो करंट फ्लो करेगा को कांस्टेंट नहीं फ्लो करता, चेंजिंग करंट होता है, लेकिन दोनों में सेम होगा। तो di/dt क्या है, सेम फॉर बोथ। डेरिवेशन में डायरेक्ट नहीं लिख रहा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो ऐसे केस में जो टोटल इंडक्टेंस होता है सीरीज वाले में वो होता है L1 + L2, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है बच्चों इसकी। और वहीं पैरेलल में होता है 1/LP इज इक्वल्स टू 1/L1 + 1/L2। सो नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर। भाई ये क्या बला आ गई, सोचो बच्चों कि एक इंडक्टर है कोई L इंडक्टेंस का, अगर हम उसमें करंट इंक्रीज कर रहे हैं, लेट अस सपोज इंडक्टर में अभी कोई करंट नहीं था, 0 था, और हमें करंट को 0 से I तक पहुंचाना है,
फिर करंट तो फ्लो करवाएंगे उसमें, करंट जीरो से जब आई जाएगा वो इंक्रीज होगा, तो आपको पता है। लेकिन इंडक्टर जो क्या काम करता है, उसमें जब भी चेंजिंग करंट होता है तो उसका अपोज करता है, तो करंट को जीरो से आई होने में भी अपोजिशन बहुत ज़्यादा मिलेगी आगे से। सो एक्सटर्नल सर्किट को वर्क डन करना पड़ता है इस इंडक्टर में करंट को जीरो से लेके आई तक सेट करने में। तो उसी वर्क डन को जो जीरो से लेके आई करंट सेटअप करने में हुआ, उसी वर्क डन को हम एनर्जी स्टोर बोल देते हैं। वही वर्क डन एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है बच्चों। सो लेट अस सपोज किसी इंस्टेंट पे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है वो डी आई बाई डी टी है। तो आप बताओ इंड्यूस डी एम एफ कितना होगा। इंड्यूस डी एम एफ होता है एल इंटू डी आई बाई डी टी, मैग्नीट्यूड वाइज ही लिख रहा हूँ। सो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन होता है पोटेंशियल इंटू चार्ज, पोटेंशियल है एल डी आई बाई डी टी इंटू डी क्यू। तो बच्चों क्या मैं यहाँ पर इस डी क्यू को डी क्यू बाई डी टी को कुछ लिख सकता हूँ। अरे सर लिखा जा सकता है यार, क्या इसको मैं एल इंटू आई इंटू डी आई ये अलग ऐसे लिख दूँ, यानी डी क्यू बाई डी टी को मैंने आई लिख दिया। तो ये आया वर्क डन, ठीक है, ये वर्क डन आया किसी इंस्टेंट के लिए, डी क्यू चार्ज के लिए, डी क्यू चार्ज को मूव करवाने के लिए, या डी आई बाई डी टी जब करंट उसमें चेंज हो रहा था तब का वर्क डन। टोटल निकालना है जीरो से आई करंट के लिए, तो टोटल वर्क डन निकालना है करंट को, क्योंकि हमें जीरो से आई सेट करना है, तो इंटीग्रेट कर दो जीरो से आई। तो एल आई डी आई का इंटीग्रेशन किया, कुछ वैल्यू पता है इसकी हमें नहीं पता, तो यार एल बाहर निकालो, जीरो से आई का विद रिस्पेक्ट टू डी आई, तो आई का बन जाता है आई स्क्वेयर बाई टू, लिमिट जीरो से आई, हाफ बाहर आया, एल बाहर, ये बन गया आई स्क्वेयर, क्योंकि जीरो पुट करेंगे तो जीरो आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ वर्क डन हमारे पास आया हाफ एल आई स्क्वायर, ये इतना वर्क डन आ गया हमारे पास। और आपको पता है यही वर्क डन तो एनर्जी की फॉर्म में होता है। सो वर्क डन को मैं एनर्जी लिख सकता हूँ, कैपिटल यू सिंबल लिखा तो यू इज इक्वल्स टू हाफ एल आई स्क्वायर। तो इंडक्टर की एनर्जी स्टोर होती है हाफ एल आई स्क्वायर। थोड़ा सा याद दिलवाना चाहूँ तुम्हें, ये बिल्कुल सिमिलर है कैपेसिटर के। कैपेसिटर की एनर्जी स्टोर भी कैपिटल यू से लिखते थे, उसका फॉर्मूला होता था हाफ सी वी स्क्वायर। देखो उसके कितना मिलता जुलता है। अच्छा याद है आपको जब कैपेसिटर पढ़ा था तो एनर्जी डेंसिटी पढ़ते थे यू ई, जो होता था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। बिल्कुल वैसे ही हम एक इंडक्टर में पढ़ते हैं एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का मीनिंग है कितनी एनर्जी उस इंडक्टर ने स्टोर की पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड को आप वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। अब अगर सोलेनोइड ले रहे हैं तो उसका वॉल्यूम सिंपल ए इंटू एल ही तो होता है। तो यू की वैल्यू होती है हाफ एल आई स्क्वायर, अभी अभी हमने ड्राइव किया था, वॉल्यूम को ए एल लिखा। तो क्या एल की वैल्यू एक सोलेनोइड के लिए होती है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल, ये ड्राइव किया था हमने सेल्फ इंडक्टेंस वाला। तो यहाँ पर पुट कर दिया बच्चों एल का वैल्यू आई स्क्वायर एज इट इज, ए एल एज इट इज, ए एल से एल कैंसिल, तो ये बन गया म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। तो हमने क्या किया, म्यू नॉट से मल्टीप्लाई किया, म्यू नॉट से डिवाइड किया, तो ये बन गया म्यू नॉट एन इंटू आई का होल स्क्वायर, एक म्यू नॉट नीचे लिख दिया। क्या मैं इस म्यू नॉट एन आई को बी लिख सकता हूँ, सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये बन गया हाफ बी स्क्वायर बाई ओमेगा म्यू नॉट। तो एनर्जी डेंसिटी जो आ गई इंडक्टर की, जो कि मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में है, हाफ बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट। तो इस तरह से ये चैप्टर हुआ कंप्लीट इस सिंगल वीडियो में। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे नया चैप्टर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।